नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अंतर्गत अति संभावित प्रश्नों का समग्र संग्रह। तो साथियों, आज है यूपीटीटी सीटेट सुपरटेट परीक्षा की सीरीज और इस सीरीज के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो साथियों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का आपको वीडियो मिल सके। तो साथियों, आज है डे 5 और डे 5 में आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं जीवोम। तो साथियों, जीवोम के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि जीवोम को ही कहते हैं अंग्रेजी में बायोम्स। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीवोम क्या चीज़ है। तो साथियों, समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिक को जीवोम यानी कि बायोम्स कहा जाता है। साथियों, इससे पहले हम आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत 4 क्लास पढ़ा चुके हैं जिनके वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और साथियों, अगर आपने हमारे अभी तक किसी भी वीडियो को नहीं देखा है, करंट अफेयर को भी नहीं देखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो साथियों, जीवोम जिसको हम लोग बायोम्स के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया कि समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिक को जीवोम यानी कि बायोम्स कहा जाता है। यानी कि जितनी भी वनस्पतियां होती हैं और जितने भी प्राणी होते हैं, इन सभी का मिला जुला रूप से जो पारिस्थितिक बनती है, उसी को हम लोग जीवोम यानी कि बायोम्स कहते हैं। यानी कि बायोम्स एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त पादपों यानी कि पौधों तथा प्राणियों का बृहद पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल समुदाय है। यानी कि दोनों चीज़ों का जो समग्र संग्रह है, दोनों चीज़ों की जो उपस्थिति है, यही कहलाती है जीवोम और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं बायोम्स। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे अभी तक। आगे बढ़ते हैं साथियों, जीवोम के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रकार साथियों, सबसे पहले हम लोग इसको 4 भागों में बांटेंगे। एक है वनीय बायोम, दूसरा है घास प्रदेशीय बायोम, तीसरा है टुंड्रा बायोम और चौथा है सागरीय बायोम। पुनः हम लोग एक एक प्रकार के अंतर्गत देखते हैं कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले वनीय जो बायोम है, ये 4 प्रकार का है। विषुवत रेखीय बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, रूम सागरीय वन बायोम और टैगा वन बायोम। इस तरीके से वनीय बायोम के अंतर्गत 4 प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। और इसी प्रकार घास प्रदेशीय बायोम के अंतर्गत 2 प्रकार के बायोम्स पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम और दूसरा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। इसी तरीके से तीसरा है टुंड्रा बायोम और चौथा है सागरीय बायोम। सागरीय बायोम को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्लैंकटन और उसके बाद नेक्टन और फिर बेंथस। तो इस तरीके साथियों, ये हैं जीवोम के प्रकार। इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वनीय बायोम को। तो साथियों, वनीय बायोम के अंतर्गत हम देखेंगे कि वनीय बायोम क्या चीज़ होती है। तो साथियों, सबसे पहले विषुवत रेखीय जो वन बायोम, इसके अंतर्गत पहला पार्ट आएगा। यानी कि वनीय बायोम के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला आएगा विषुवत रेखीय वन बायोम। इस बायोम का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। साथियों, वनीय बायोम को क्लियर करने से पहले सबसे पहले आपको बताते हैं ग्लोब के बारे में। साथियों, आप देख सकते हैं ये हमारे सामने है ग्लोब, यानी कि अपनी धरती जो है इसी प्रकार की यानी कि अंडाकार है। और ये साथियों एक जो पृथ्वी का अक्ष जो है ये झुका हुआ है। साथियों, सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं कि ये बीच की जो रेखा होती है, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय रेखा। इसको हम लोग भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं या फिर हम कहते हैं इसको विषुवत रेखा। साथियों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये है 0 डिग्री पर, और इसके बाद में ऊपर की जो रेखा होती है ये है साथियों कर्क रेखा। इसका नाम है कर्क रेखा और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। और उसके बाद में नीचे अगर देखते हैं, विषुवत रेखा के नीचे देखते हैं, तो ये है साथियों मकर रेखा और ये है 23.5 अंश जो है ये इसका नाम है मकर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनमें 2 बिंदु होते हैं, ये है उत्तरी बिंदु और यह है दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो पार्ट है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध और ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि जो हमारी पृथ्वी है ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर कर्क रेखा होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर मकर रेखा होती है। इसको हम लोग
मकर रेखा कहेंगे, और ये कर्क रेखा है साथियों। और इसमें अगर हम आपको बात करें बताएं तो ये उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ये जो क्षेत्र होता है, यानी कि जो ये क्षेत्र है, इसको कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय, यानी कि यहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है, यहीं पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साथियों 0 डिग्री के बाद में आता है 10 डिग्री, फिर इस तरीके से ये जो है डिग्रियों में विभाजित होता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी जो ध्रुव होता है यहाँ पर, ये होता है शीत कटिबंध, और नीचे की ओर जो 66 डिग्री होगा ये होता है दक्षिण शीत कटिबंध, यानी कि दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध पाए जाते हैं। और जबकि जो बीच वाला हिस्सा है ये होता है आपका विषुवत रेखीय प्रदेश। तो आपने जान लिया कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी दोस्तों 0 डिग्री है, उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो कर्क रेखा है, और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो मकर रेखा है। तो हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जो बायोम होता है विषुवत रेखीय वन बायोम, ये 10 डिग्री उत्तर की ओर, 10 डिग्री उत्तर की ओर तथा 10 डिग्री दक्षिण की ओर पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ से लेकर ये 0 है 10 तक, यहाँ तक ये, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से वर्ष भर उच्चतम वर्षा होती है, और इसका जो औसत वार्षिक तापमान होता है, औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये 200 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। इसी को हम लोग विषुवत रेखीय वन बायोम के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो तापमान होता है ये औसत टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है, सदाबहारी जो वर्षा वन हैं ये पाए जाते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बायोम पादपों के विकास तथा वृद्धि हेतु अनुकूलतम दशाएं उत्पन्न करता है, अतः इस बायोम की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पर पौधों का विकास भी होता है और उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर साथियों चलते हैं। यह बायोम सबसे अधिक घना एवं सर्वाधिक जीव भार वाला बायोम होता है, यानी कि वनीय बायोम के अंतर्गत जो पहला पार्ट है विषुवत रेखीय वन बायोम, ये सर्वाधिक घना एवं सर्वाधिक जीव भार वाला बायोम होता है। इसका विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडो मलेशियन क्षेत्र में हुआ है। और इसके बाद में अगर भारत की बात करें तो भारत में इसका विस्तार पश्चिमी तट तथा असम में इसका विस्तार मिलता है। साथियों आपको बताएं तो अमेजन बेसिन में इस बायोम को सेल्वास कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अमेजन बेसिन में इस बायोम को सेल्वास कहा जाता है, और इस बायोम में मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें है महोगनी, रोजवुड, आबनूस, रबड़, ताड़ तथा नारियल जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपने साथियों देखा कि जो वनी बायोम है उसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि विषुवत रेखीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं। इनका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 10 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर इसका विस्तार होता है, और यहाँ पर वर्ष भर उच्चतम तापमान भी रहता है, उच्चतम वर्षा भी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसी वजह से यहाँ पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं और वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, पौधों का घनापन यहाँ पर पाया जाता है, और सर्वाधिक जीव भार भी यहीं पर पाया जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के अंदर पश्चिमी तट पर और असम में साथियों इसका विस्तार प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो साथियों हमने आपको प्रकार बताया था मानसूनी वन बायोम, ये साथियों मानसूनी बायोम जो होता है ये मानसूनी वन क्षेत्रों को कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि वर्षा की जो सीमितता है और मौसमी प्रवृत्ति होती है, इसी के कारण यहाँ पर अधिकांश वनस्पतियाँ पर्णपाती होती हैं, यानी कि ऐसी वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि पर्णपाती होती हैं, यानी कि पत्ते गिराने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। साथियों बताएं तो आपको शरद काल में के अंत में यहाँ की जो पत्तियाँ, यहाँ के वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं गिर जाती हैं। मुख्य रूप से बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी ब्राज़ील तथा उत्तर पूर्वी भारत में मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। उत्तर पूर्वी भारत जो है यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि ये अगर हमारा भारत है तो साथियों जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में ही सर्वाधिक मानसूनी वन पाए जाते हैं।
साथियों इन क्षेत्रों में जो प्रमुख रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें से प्रमुख वृक्ष है साल, और साल वृक्ष से ही साथियों रेलवे का जो स्लीपर होता है इसी से बनाया जाता है। साल वृक्ष से शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ, आम, पीपल, बरगद, नीम इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। मानसूनी वन बायोम की औसत जो वार्षिक वर्षा होती है ये 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि वर्षा का जो प्रतिशत है 80% भाग ग्रीष्मकाल से प्राप्त होता है, यानी गर्मियों में यहाँ पर वर्षा 80% से अधिक होती है। साथियों यहाँ के जो वृक्षों की जो ऊंचाई होती है ये 20 से लेकर के 30 मीटर के बीच होती है। तो इस तरीके से ये साथियों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा मानसूनी वन बायोम। तीसरा है साथियों रूम सागरी वन बायोम। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में के पश्चिमी भाग में 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यानी कि साथियों जो हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हमने आपको पृथ्वी के बारे में बताया था, ग्लोब के बारे में बताया था, इसमें जो अक्षांश और देशांतर है वे साथियों जो ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो रेखाएं होती हैं इनको हम लोग देशांतर कहते हैं, जबकि पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं इनको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये कौन सी होती हैं। तो साथियों 30 से लेकर 45 अक्षांशों के बीच ये इसका विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती हैं इसकी पत्तियां मोटी होती हैं तथा कठोर होती हैं और तनों की छाल भी इसकी मोटी होती है। इस बायोम के क्षेत्र में मुख्य रूप से ओक, चीड़ इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं और इस बायोम में सबसे शीत महीने का तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि सबसे गर्म महीने का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। साथियों इसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं कि रूम सागरी वन बायोम के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो प्राणी पाए जाते हैं ये कौन से होते हैं। इसमें साथियों जो दरियाई गधा होता है ये अफ्रीका में पाया जाता है। बोंटबोक एक प्रकार का हिरन होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। कंगारू साथियों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और बैबून्स बंदर की एक प्रजाति है जो कि यूरोप में साथियों पाई जाती है। इस तरीके से ये जो है पशु इस रूम सागरी वन बायोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट है टैगा वन बायोम। टैगा वन बायोम साथियों अगर इसकी बात करें तो इस बायोम का जो विस्तार है ये 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में इसका जो विस्तार है और ये उत्तरी गोलार्ध में साथियों एक विस्तृत पट्टी के रूप में कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लताविया तथा साइबेरिया में साथियों ये वन फैले हुए हैं। और यहाँ के जो वनस्पतियों में जो वृक्ष होते हैं ये कोणधारी वृक्ष सबसे प्रभावशाली होते हैं। इस बायोम की सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है और इस बायोम के जो वृक्षों का महत्व है ये आर्थिक महत्व सर्वाधिक होता है। इस बायोम में अत्यधिक वर्षा, तापीय विषमता यानी कि ग्रीष्म काल में 10 डिग्री सेल्सियस से शरद काल में -40 डिग्री तक सेल्सियस तक प्राप्त होती है। साथियों जो साइबेरिया का बर्खोयास्क है ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, बर्खोयास्क। और इसकी जो वनस्पतियां होती हैं साथियों इस बायोम की नुकीली होती हैं जिससे कि शीत ऋतु में अपनी ये सुरक्षा करती हैं। इस बायोम की जो औसत वर्षा होती है ये 38 सेंटीमीटर तक होती है। टैगा वनों में मुख्य रूप से स्पोटोसॉल तथा पॉटजॉल नामक मिट्टी जो है साथियों पाई जाती है। स्पोटोसॉल तथा पॉटजॉल ये साइबेरिया के टैगा वनों में ये मिट्टी पाई जाती है जो कि कृषि के दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। तो साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉटजॉल मिट्टी ये किन वनों में पाई जाती है तो टैगा वनों में पाई जाती है और ये उपजाऊ नहीं होती है। साथियों इसके बाद में घास प्रदेशीय बायोम। घास प्रदेशीय बायोम के अंतर्गत संसार के जितने भी घास के मैदान होते हैं इनको जलवायु के आधार पर बृहत रूप से 2 भागों में साथियों बांटा जा सकता है। पहला है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी घास के बायोम और दूसरा है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम। यानी कि उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी घास के बायोम और शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम ये 2 प्रकार का जो बायोम है बांटा जा सकता है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी घास के बायोम। तो उष्ण कटिबंधी घास के बायोम के अंतर्गत उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसी कारण साथियों वृक्ष जो होते हैं वो अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं
और वहाँ पर घासों के विकास के लिए अनुकूलतम जलवायु प्राप्त होती है। यानी कि जब वृक्ष नहीं विकसित हो पाते हैं तो वहाँ पर साथियों घास के लिए अनुकूलतम जलवायु प्राप्त होती है, यानी कि घास वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जिसे समग्र रूप से साथियों हम लोग सवाना कहते हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सवाना प्रकार के जो घास के बायोम हैं ये साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील और साथियों अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं और न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सवाना घास के बायोम हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अफ्रीका में ब्राज़ील में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एवं न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। साथियों सवाना को वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में संभावित होता है। इसके बाद साथियों अगर बात करें तो ब्राज़ील में साथियों इसका नाम कैंपोज है, कैंपोज यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि कैंपोज। और अफ्रीका में साथियों पार्क लैंड नाम से इसको जाना जाता है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं सवाना प्रकार के जो घास के मैदान हैं ये किसी एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में इसका विस्तार है। ब्राज़ील में भी है, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी है। और वेनेजुएला और कोलंबिया में इन्हें लानोज के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्राज़ील में कैंपोज के नाम से जाना जाता है और अफ्रीका में पार्कलैंड इत्यादि नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम के बारे में जानते हैं। तो शीतोष्ण घास का विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप हैं उनके आंतरिक भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस जो बायोम है इसको हम लोग दो उपवर्गों में इसको बांट सकते हैं। पहला है स्टेपी और दूसरा है प्रेरी। साथियों पहला है स्टेपी और दूसरा है प्रेरी, इन दो भागों में इसको बांट सकते हैं। स्टेपी घास के मैदान की अगर बात करें तो स्टेपी घास का जो बायोम होता है ये अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है और ऊंची ऊंची घासों का चटाई नुमा आवरण यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरी घास के बायोम के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है ये स्टेपी से अधिक होती है, यानी कि यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ पर जो है इसकी जो लंबाई है 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। साथियों यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया कि स्टेपी घास के जो बायोम होता है ये अर्ध शुष्क नामक जो क्षेत्र होते हैं इनमें पाया जाता है। यहाँ पर जो इनकी ऊंचाई होती है साथियों, ये जो घास होती है इसकी ऊंचाई 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मात्र होती है, जो कि ऊंची घासों का चटाईनुमा आवरण होता है। और दूसरी तरफ प्रेरी घास के बायोम की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है ये स्टेपी से अधिक होती है और ये अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी लंबाई 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इस बायोम के घास को साथियों हम लोग उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जानते हैं, जबकि इसे ही अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जानते हैं और दक्षिण अफ्रीका में इसे ही वेल्ड के नाम से जानते हैं, जबकि साथियों ऑस्ट्रेलिया में इसे हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से डाउन्स, वेल्ड, पंपास और प्रेरी साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैच कराने में भी आ सकते हैं। इनको साथियों बिल्कुल कंफर्म याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम के बारे में जानते हैं। इस बायोम का जो विस्तार है ये साथियों ध्रुवीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव हैं और दक्षिणी ध्रुव हैं, यानी कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर साथियों इनका विस्तार पाया जाता है। और जहाँ पर वर्ष भर सूर्यातप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग तथा सूर्य का प्रकाश का अभाव है, यहाँ पर कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं इनका विकास न्यूनतम होता है, यानी कि इनका विकास ना के बराबर होता है। और यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं इनमें पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। अविकसित मृदा है, जो भी मिट्टी पाई जाती है उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं, विकसित नहीं होती है और मृदा में जो है नमी का अभाव पाया जाता है। इसी कारण इस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। साथियों इस उत्पादकता के कारण शाकाहारी जंतुओं के भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और यहाँ पर ये मौसमी प्रवास करते हैं, यानी जितने भी जंतु होते हैं ये एक मौसम से दूसरे मौसम की ओर प्रस्थान करते हैं। इसे ही हम लोग मौसमी प्रवास के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का जो क्रम पाया जाता है
ये पाया जाता है मॉस, उसके बाद लाइकेन, रेंडियर और फिर एस्किमो मानव। ये इसका जो है खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है टुंड्रा बायोम के प्रकार। तो साथियों टुंड्रा बायोम के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनको हम लोग देख लेते हैं। पहला है आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा जो कि साथियों आर्कटिक गोलार्ध में पाया जाता है। दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। साथियों अल्पाइन टुंड्रा जो है जो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढके उन स्थानों पर मिलते हैं जहां पर वर्ष के कुछ समय बर्फ पिघलती रहती है, जैसे हिमालय के 3600 मीटर की ऊंचाई या फिर इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पति को अल्पाइन बायोम कहा जाता है। यानी कि जो 3600 मीटर की ऊंचाई से अधिक या फिर इससे भी अधिक ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है उनको हम लोग अल्पाइन बायोम के नाम से जानते हैं। साथियों इस बायोम में विश्व की समस्त पादप प्रजातियों का मात्र 3% ही यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ओनली 3%। और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सागरीय बायोम के बारे में जानते हैं। और साथियों सागरीय बायोम के में कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो जीव समुदायों को प्रभावित कर देती हैं। महासागरीय जल का तापमान 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में साथियों रहता है। और इसी महासागरीय जल में कुछ घुले हुए पोषक तत्व, लवण तत्वों की अधिकता भी पाई जाती है। सागरीय बायोम में जीवन तथा आहार श्रृंखला, आहार जाल जिसे हम लोग फूड वेब्स भी कहते हैं, सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की सुलभता आधारित होता है। ये सभी कारक मुख्य रूप से सागर की ऊपरी सतह में ही आदर्श स्थिति में सुलभ होते हैं। यानी कि इस सागरीय बायोम में यही सब चीज़ें पाई जाती हैं। साथियों प्रकाश नीचे जाने पर कम हो जाता है और 200 मीटर से अधिक की गहराई पर जाने पर पूर्णतया प्रकाश समाप्त हो जाता है। इसकी ऊपरी सतह में प्राथमिक उत्पादक जैसे कि हरे पौधे, प्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आहार पैदा करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम लोग जू प्लैंकटन भी कहते हैं, इसी मंडल में साथियों ये रहते हैं और फाइटोप्लैंकटन का सेवन करते हैं। अधिक गहराई में रहने वाले प्राणी अवसादों पर निर्भर करते हैं। साथियों नेक्स्ट है सागरीय जीवों का प्रकार। सागरीय जो जीवों के प्रकार होते हैं वो साथियों 3 प्रकार हैं इसके। पहला प्रकार है प्लैंकटन, दूसरा है नेक्टन और तीसरा है बेंथस। साथियों सबसे पहले प्लैंकटन के बारे में जानते हैं। सागरीय बायोम के प्रकाशित मंडल 200 मीटर में जल के ऊपर प्लार्वा तथा प्राणियों के सामूहिक रूप को हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। यानी कि जो सागरीय बायोम होता है उसमें जो 200 मीटर की गहराई के अंदर प्रकाशित मंडल होता है उसमें जल के ऊपर प्लार्वा तथा प्राणियों का जो समूह होता है इसे ही हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। तो साथियों आज हम का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप 1 से 2 बार देखिए। तो साथियों इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इसको तैयार रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और हम जल्द ही आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिया था और जल्द ही हम लेकर के आएंगे टॉप 100 ईवीएस के क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम या फिर सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए संभावित होंगे। तो साथियों बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं जल्द ही हम आपको। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।